आज हमने सॉफ्टवेयर रीयूज एंड डोमेन इंजीनियरिंग, ये हमारा टॉपिक है जी। इसमें हमने सॉफ्टवेयर को रीयूज करने की जो कहानी है वो देखनी है कि रीयूजेबिलिटी जो है वो क्या होती है। ये हम नंबर ऑफ टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि सॉफ्टवेयर रीयूज होता है, सॉफ्टवेयर यूज होता है या उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स रीयूज हो सकते हैं। वो सारा रीयूज क्या है, ये इसकी सारी कहानी क्या है, ये कहाँ से आ गई, ये जो टर्म है ये किसने इन्वेंट की, या रीयूजेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, ये सारी कहानी जो है आज के हमने लेक्चर में डिस्कस करनी है। सॉफ्टवेयर रीयूज कंटिन्यूज टू बी प्रैक्टिस सिंस द अर्लीस्ट डेज ऑफ प्रोग्रामिंग। जब से प्रोग्राम स्टार्ट हुई है जी, जब से डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ तब से रीयूजेबिलिटी जो है ये भी एग्जिस्ट में आ गई है। फोर्ट्रान, ये जो आपको याद होगा जो अर्ली बिल्कुल डेवलपमेंट लैंग्वेजेस थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें फोर्ट्रान, कोबोल, इस तरह की चीजें शामिल थी। तो फोर्ट्रान के दौर में भी इवन रीयूजेबिलिटी जो है वो काम करती थी या रीयूजेबल चीजें होती थी, क्योंकि आपको पता है कि जैसे एक तो चीज आप करते हैं, जैसे सी के अंदर आपने कोई प्रोग्राम लिखा, कोई फंक्शन लिखा, मिसाल के तौर पर क्लास बनाई, तो आप उसको रीयूज करते हैं। मिसाल के तौर पे एक फंक्शन आपने बनाया XYZ, तो इस फंक्शन को आप जितनी दफा मर्जी कॉल कर रहे हैं उसको दोबारा दोबारा यूज करते जाएं। एक क्लास है उसको बना के रख लें, उसके जितने मर्जी इंस्टेंस क्रिएट करते जाएं, तो इस तरीके से आप रीयूज करते रहते हैं चीजों को। लेकिन इसके अलावा एक और काम था, अगर किसी को याद हो, जब आपने सी या ओ पढ़ी थी, वैसे तो बहुत ही काफी साल पुरानी बात है, लेकिन अगर आपने पढ़ी तो है। इसमें आपको याद है कि आपने अपने जो बनाए हुए कंपोनेंट्स हैं या अपनी बनाई हुई जो कोडिंग्स की डिफरेंट जो मॉड्यूल्स हैं, फंक्शन क्लासेस वगैरह, इसके अलावा भी कोई कभी चीज रीयूज की है उस सी के अंदर, किसी की बनाई हुई? भाई माज भी नहीं है, अब्बास भी नहीं है, हसीब भी नहीं है, उमर तुम्हें कोई आइडिया है? सर मतलब कि किसी अपनी बनाई हुई कोडिंग में किसी किसी की कोडिंग वगैरह ऐड करना। नहीं, अपनी तो आप करते ही थे, मिसाल के तौर पे आपने फंक्शन बना के अपनी क्लास बना के उसको रीयूज किया होगा, लेकिन किसी की बनाई हुई जी चीज जी। कभी आपने रीयूज की? नहीं सर, अभी तक तो नहीं की। कोडिंग की हो किसी की। कोडिंग में ही, उसी सी के प्रोग्राम में? अच्छा अच्छा, उसी किसी प्रोग्राम में नहीं सर, अभी तक ये तो नहीं मैंने की। जबकि मैं आपको बता दूं आपने की है। अच्छा सर भूल गया है। आपने क्या काफी देर पहले किया है। वो अभी मैं आपको बताऊंगा तो फिर आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये था। क्यों भी लड़कियों में कोई डेवलपर अगर है तो वो शायद बता पाए। लड़कियों का ये मसला है कि तो ये ना पार्टिसिपेट नहीं करती, बिल्कुल को आंसर नहीं करती इस बात का। कोई और बंदा, हाँ माज आ गया, चलो शायद ये कुछ बोंगी मारे नहीं। माज कैसे हो? सर आपने मार्क को बुंगा समझा। नहीं मैंने नहीं सर, अभी तो बताया था आपने। माज अभी होश में ही नहीं आया। माज जाग रहे हो? तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। सर आपके ख्याल में जो पहले से मतलब हम आवाज आ प्रोग्रामिंग रही जो सर? बोलते हैं उसमें पहले से मौजूद जो होती है प्रोग्राम वगैरह। माज बैठे हो एक मिनट, उम्र एक सेकंड। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही। बस सही है, मेरा माइक ठीक है। अच्छा माज, मैं ये तो पूछ रहा था कि बाकी बच्चों से अभी हम कुछ सॉफ्टवेयर रीयूज के बारे में बात कर रहे थे, और मैं ये पूछ रहा था कि सी के अंदर आपने अपने डिफरेंट फंक्शन क्लासेस बनाई होंगी, आपने भी बनाई होंगी, और आप उनको रीयूज करते रहते होंगे। मिसाल के तौर पे एक क्लास बनाई, उसको आप इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, उसको इनहेरिट करते हैं, तो ये रीयूज का प्रोसेस है। ये तो आपने जो चीजें बनाई हैं उनको आपने रीयूज किया लिया, क्या आपने उन प्रोग्राम्स के अंदर किसी और की बनाई हुई चीज को रीयूज किया कभी? सर आप सही पूछ रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ, आपको पूछना चाहिए सवाल, आपका हक बनता हाँ पूछ लिया, बताओ ना। है। सर इसमें प्रोग्राम में अगर पहले आप उसको देते हैं ना इंस्ट्रक्शन, जो भी जिसका भी आपने रेफरेंस देना है, लाइक आप कह रहे हैं ना किसी और का कोई प्रोग्राम हम यूज कर सकते हैं क्लास में अपनी, हम्म। तो हम नहीं ऊपर जो क्लास में तो लाइब्रेरी नहीं, है उसके क्लास अंदर में या उसको। अपने प्रोग्राम में या अपने कोड में कहीं पे भी।
सर जब हम उसको अपनी लाइब्रेरी में डिफाइन कर देंगे तो फिर तो हम कर सकते हैं। वाह यार मास। नहीं सही बताया? हाँ, ओए, नहीं यार सर ना करें। एक तो आप सुबह अपना सुबह कोड लिखते हैं और उसको आपने चीजें बना के उसको रीयूज करते हैं। इससे पहले जब आप प्रोग्राम लिखते हैं सबसे पहले टॉप पे आपने कोई लाइब्रेरीज वगैरह यूज करते हैं, इंक्लूड करते हैं, यस आपको सर। याद होगा, इंक्लूड stdio.h और इस तरीके से जो चीजें हैं, वो लाइब्रेरीज क्या है, यस वो कोड ही तो हैं, उसके अंदर कोड ही है लिखा हुआ। और आप वो किसी और ने लिखा हुआ है जो आपकी सहूलत के लिए उन्होंने बना के एक लाइब्रेरी की शक्ल में वहां पे महफूज कर दिया, और आप जैसे उसका नाम यूज करते हैं उसको रीयूज करते जाते हैं। तो ये एक रीयूजेबिलिटी की जी कहानी थी। उमर देख लो अभी मैं ऐसे नहीं याद कर रहा सर था मैंने बताया तो है। मास को। सर मैंने बाद में कहा था कि जो पहले से मौजूद होता प्रोग्राम ऊपर लिखने से पहले, आपने कहा 1 मिनट मार्क से ले लें जवाब। अच्छा फिर मैं माजरत, मैं आपकी वो चीज पॉइंट गेट नहीं कर सका, क्योंकि मैं सर उससे मैंने क्वेश्चन ऐसे आ ही रहा कहा था। था। तो बिल्कुल जी ठीक है, अगर आपने ही कहा है तो बिल्कुल यही डेफिनेशन है कि आप ना सिर्फ अपने कोड को, अपने कंपोनेंट्स को रीयूज कर सकते हैं, बल्कि दूसरों की बनाई हुई चीजों को भी रीयूज करते हैं। जैसे हम आमतौर पे अपने किसी वेबसाइट के अंदर, किसी मोबाइल ऐप के अंदर डिफरेंट एपीआईज यूज करते हैं दूसरों की। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कोई जैसे वेबसाइट बनानी है तो उसमें कॉन्टेक्ट अस का पेज होता है हर वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट अस के पेज के अंदर अगर आपको याद हो तो आप बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो मैप भी दे देती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, गूगल मैप, कि जनाब अगर आपने हमारे इदारे तक पहुंचना है तो इस मैप के मुताबिक ये लोकेशन है। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप गूगल की जो एपीआई है उसको यूज कर रहे हैं, कि एक दफा उन्होंने एपीआई बना दी है, तो डिफरेंट लोग जो हैं जब भी अपने सिस्टम डेवलप करते हैं तो वो एपीआई अपने सिस्टम के अंदर री यूज करते जाते हैं। तो मतलब ये कहने का डिफरेंट एग्जांपल्स मौजूद हैं, डिफरेंट लाइब्रेरीज की, डिफरेंट एपीआईज की। इसी तरीके से आपको पता है कि पेमेंट के जितने भी काम होते हैं वेबसाइट्स में ऑनलाइन, कि ऑनलाइन पेमेंट होनी है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू होनी है, जैज कैश के थ्रू होनी है, तो आप वो सारा सिस्टम खुद नहीं डेवलप करते, बल्कि आप बनाया बना सिस्टम जो है वो उसको अपने सिस्टम के अंदर एम्बेड करते हैं। कि आपका जो मिसाल के तौर पे वो बनी हुई एपीआई है क्रेडिट कार्ड की, ऑनलाइन पेमेंट की, वो आप किसी की बनाई हुई उसको एज इट इज यूज कर लेते हैं। किसी को याद है जी, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कभी कोई एपीआई कोई ऐसी कोई चीज यूज की अपने सिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए? हम आज दोबारा दिमाग पे जोर दो जरा। क्या आपने अपने सिस्टम, मिसाल के तौर पे आप वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपने अपनी वेबसाइट को सिक्योर बनाने के लिए कभी कोई एपीआई या ऐसी कोई चीज, सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट यूज किया, किसी का रीयूज किया? या आपने देखा हो कभी कि कोई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट्स करती हैं ऐसे, कहीं आपने देखा हो? सर जिस तरह उन्होंने लिखा था कि पब्लिक के लिए कि प्राइवेट कर रहे हैं आप, ये चीज। नहीं 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 नहीं, मैं कोई किसी कंपोनेंट की बात कर रहा हूं या किसी एपीआई की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम रीयूज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि बनी बनाई कोई चीज हो और आपने अपने सिस्टम के अंदर यूज की हो उसको अपने सिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए। पेमेंट का तो मैंने बता दी कि पेमेंट के लिए भी बहुत से एपीआईज अवेलेबल हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह की जो सारी एपीआईज हैं वो आप यूज करते हैं। क्यों मास्क किधर गए हो? कोई तो तुक्का लगाओ। सर एपीआई उनकी तो फिर बनी बनाई मिली होंगी हमें कि वो कौन कौन सी हमने लगानी है सिक्योरिटी इशू के हिसाब से। आपने जस्ट यूज करनी है, या आपने देखा होगा कि डिफरेंट वेबसाइट्स उसको यूज करती हैं? यस सर। वो आइडिया है कि कौन सी है? सर कौन सी, ये तो नहीं पता। क्यों मास्क? सर ये बता, अभी ना एक्चुअली में 2 लेक्चर हो रहे हैं तो इसलिए फोकस नहीं हो पा रहा है एक पे ना। दूसरा कौन सा चल रहा है? वही मिस तरीम का जो हमारा एसडी की लैब का, उन्होंने अपनी मतलब मर्जी से ही उन्होंने कहा है कि चेंज कर दिया ना उन्होंने टाइम टेबल, टाइम टेबल? तो इसलिए। हाँ, अच्छा तो उनका जो लेक्चर होता था पहले दूसरे वक्त होता था, ठीक मतलब है, ऐसे तो मेरा क्लैश आएगा इसके साथ। कोई इशू तो नहीं। अच्छा अब ठीक है,
चलो ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, मैं जो पूछ रहा था, अगर आपने गौर किया हो कहीं पे, जो लॉगिन पेज है आमतौर पे वहां पे कैप्चा की ऑप्शन होती है, क्या ख्याल है? कभी नजर से गुजरी ये ऑप्शन, कैप्चा, जिसमें आप जब लॉगिन कर लेते हैं, अपना आईडी पासवर्ड देते हैं, तो वहां पे एक ऑप्शन आती होती है कि जनाब को टेढ़े मेढ़े से अल्फाज लिखे होते हैं बाज़ कि जनाब ये एंटर करें, और अगर आप वो सही एंटर करते हैं तो आप लॉगिन कर पाते हैं, अगर गलत एंटर करेंगे तो फिर आपका लॉगिन नहीं होगा, बजाय बेशक आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड सही भी हो तो उसके बावजूद सर हाँ लॉगिन कर पाते हैं। जी सर, आता है जब यूजर नेम और पासवर्ड लिखने के बाद हम करते हो के पासवर्ड के नीचे आती है जो बार लाइन में जिसमें कोड लिखना होता है, या बाज़ एक ऑप्शन आती है जहाँ पे वो एक तस्वीर आ रही होती है, उसके 4-5 खाने बने होते हैं, और उस पे लिखा होता है कि जनाब इस तस्वीर पे जहां जहां मिसाल के तौर पे ट्रैफिक लाइट्स नजर आ रही हैं उनको क्लिक करें, अगर आप उसको सही यस क्लिक सर, करते हैं तो फिर आप आगे लॉगिन कर पाते हैं। यस सर, ये क्या है, एक छोटा सा मैकेनिज्म है जिसके तहत आप ऑलरेडी एक सिक्योरिटी फीचर जो है, जो किसी ने बना के रखा हुआ है, आप उसको अपने सिस्टम के अंदर एम्बेड कर देते हैं और उसको रीयूज करते जाते हैं। वो चीज़ आपने डेवलप नहीं की बल्कि किसी और कंपनी ने की हुई है, जस्ट आप उसको एम्बेड कर लेते हैं अपने सिस्टम के अंदर और वो पूरी तरीके से आपके सिस्टम को सिक्योर कर देता है। ठीक है, तो आपको वो सारा सिक्योरिटी फीचर जो है अपने सिस्टम के अंदर खुद से लिखना नहीं पड़ता, उसको डेवलप नहीं करना पड़ता, उसको टेस्ट नहीं करना पड़ता, बनी बनाई चीज आप किसी की जो है वो अपने सिस्टम के अंदर रीयूज करते जाते हैं। तो जो दो तरह की रीयूजेबिलिटी है जी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विद रीयूज और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर रीयूज। विद रीयूज का मतलब कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इस तरीके से करते हैं कि उसको रीयूज किया जा सके, उसके जो डिफरेंट फीचर्स हैं, मिसाल के तौर पे आपने डिफरेंट क्लासेस बनाई, डिफरेंट फंक्शंस बनाए, तो इनको आप इसलिए करते हैं कि ताकि आप इसकी मदद से सॉफ्टवेयर को रीयूज करते जाएं। और सॉफ्टवेयर फॉर रीयूज का मतलब यह है कि कोई एप्लीकेशन आप बना लें, उस एप्लीकेशन को बार बार इस्तेमाल करते जाएं। जैसे मैंने डिफरेंट एग्जांपल दी कि डिफरेंट एपीआईज हैं या इस तरह की जो डिफरेंट कंपोनेंट्स बनते हैं या कंपोनेंट्स बेस्ड डेवलपमेंट होती है, तो उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स एपीआईज जो हैं वो रीयूज होती रहती हैं। टाइप्स ऑफ रीयूजेबल सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स हैं जी, कि जो सॉफ्टवेयर है, अब जैसे हमने कहा कि सॉफ्टवेयर रीयूजेबल होता है, तो सॉफ्टवेयर सिर्फ रीयूज नहीं होता बल्कि इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि रीयूज हो सकते हैं। वो किसी भी एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीजें रीयूज हम कर सकते हैं उनकी डिटेल यहाँ पे आपके सामने है। कि सबसे पहले डाटा रीयूज, इट इन्वॉल्व्स अ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डाटा फॉर्मेट्स। A standard data interchange format is necessary to design reusable functions. आपको पता है कि कोई भी एप्लीकेशन जो आप बना रहे हैं, डाटा जो है वो उसकी जान है या उसकी असल है, कि डाटा जो है वो आप उसको रीयूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अगर एक डाटाबेस फॉर एग्जांपल बनाई एसक्यूएल सर्वर के अंदर, ठीक है जी, तो आप ना सिर्फ उस डाटाबेस को दोबारा दोबारा यूज करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपने एक्सेस के अंदर डाटाबेस बनाई है तो आप उसी फाइल को कॉपी करके कहीं और ले जाएं तो डेफिनेटली आप उसको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एसक्यूएल सर्वर की डाटाबेस बनाई है तो उसको आप ऐसे नहीं कर सकते। वहां पे अगर आपने डेफिनेटली एक डाटाबेस क्रिएट की मिसाल के तौर पे स्टूडेंट के नाम से, तो उसकी फाइल बन जाएगी आपके हार्ड डिस्क पे। ठीक हो गया, अब आप उस फाइल को कॉपी करके किसी और सिस्टम पे जाके पेस्ट कर दें और उसको खोलेंगे तो वो नहीं चलेगी। जैसे आप कोई भी फाइल कॉपी करके उसको डबल क्लिक करते हैं तो ओपन हो जाती है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर की डाटाबेस ऐसे नहीं करेगी। उसके लिए आपको उसको दोबारा बैकअप क्रिएट करना पड़ेगा, उसको रिस्टोर करना पड़ेगा जाके, तब वो काम करेगी। यानी कि आप उसको रीयूज तो कर रहे हैं लेकिन एक प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो डाटा जो है उसको आप रीयूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो डाटाबेस आएगी तो जब आप उसका बैकअप लेंगे तो आपकी मर्जी है, आप उसका सिर्फ स्ट्रक्चर का बैकअप ले लें, डाटा के समेत उसका बैकअप ले लें, तो ये आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो डाटा का रीयूजेबिलिटी है वो भी पॉसिबल है। इसके अलावा आर्किटेक्चरल रीयूज, दिस मींस डेवलपिंग अ सेट ऑफ जेनेरिक डिजाइन स्टाइल्स। जो भी कोई चीज आपने मिसाल के तौर पे ऐसा कोई फॉर्मेट बना के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहें कि आपने वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए आपको सीएसएस फाइल क्रिएट कर लेते हैं। किसी को आइडिया है जी सीएसएस का? कोई बंदा? यस सर, सीएसएस सर वो फ्रंट एंड के लिए यूज की जाती है, डिजाइन के लिए। हाँ, ये इसके अंदर होता क्या है ये? क्या मतलब सर इसका? ये सीएसएस जो है आपने बताया फ्रंट एंड के लिए यूज होती है, लेकिन ये है क्या चीज बेसिकली? सर ये भी प्रोग्रामिंग है।
ये बिल्कुल जैसे आप अपना कोई पेज बनाते हैं, वेब पेज बनाते हैं HTML के अंदर, तो HTML की फाइल बनती है, इसी तरीके से CSS की एक फाइल है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसका एब्रीविएशन है, कि जनाब आपने जो आपकी वेबसाइट का जो फॉर्मेट है, कि मिसाल के फॉर्मेटिंग, ये उसकी लुक जो है उसका थोड़ा सा इजी बनाने के लिए आप इस फाइल को यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे आप चाहें कि मिसाल के तौर पे आप किसी फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है, उसके ऊपर 100 पेजेस हैं, ठीक है, हर पेज पे आपने कोई बटन लगाए हैं, लिंक लगाए हैं, कोई ना कोई आपने फॉन्ट साइज यूज किया है, फॉन्ट स्टाइल यूज किया है, फॉन्ट का कलर यूज किया है, बहुत सारी चीजें होती हैं एक फ्रंट एंड के ऊपर। तो अगर 100 पेजेस हैं और आपको अचानक कोई चीज चेंज करनी पड़ जाए, मिसाल के तौर पे आपका जो क्लाइंट है वो आपसे कहे, जब आपने 100 पेजेस बना लिए तो आपसे कहे कि यार ये क्या तुमने फॉन्ट 12 रखा हुआ है, ये तो बहुत छोटा है, इस फॉन्ट को बड़ा कर दो, 14 कर दो। तो इसका मतलब क्या है कि आपको वो तमाम 100 के 100 पेजेस के अंदर जाके वो 12 से 14 करना पड़ेगा उसको। क्या ख्याल है? ऐसे ही है जी जो नॉर्मल रूटीन है। लेकिन अगर आपने CSS फाइल बना के रख लिया एक, तो उसके अंदर आप एक जगह पे डिफाइन कर लेते हैं कि जनाब फलां टेक्स्ट जो है उसका फॉन्ट ये है, ठीक है, एक लाइन में लिख लेंगे आप, और उसका जब शुरू में उसका नाम उसमें ऐड कर लेंगे उस पेज के अंदर कि जनाब ये सारी कहानी जो है ये CSS फाइल फलां ABC CSS फाइल है, उससे आएगी। तो अगर आपको 100 पेजेस के अंदर कोई चीज मॉडिफाई करनी पड़ जाए तो आप जस्ट उस एक CSS फाइल के अंदर चेंज करेंगे और वो तमाम जगह पे इंप्लीमेंट हो जाएगी। क्या ख्याल है? तो आपने क्या किया, एक आर्किटेक्चर, एक पैटर्न, एक मॉडल या एक टेम्पलेट बना के रख लिया और उसको आप रीयूज करते जाएंगे जहां भी आपको जरूरत पड़े। इसके अलावा डिजाइन रीयूज है कि दिस डील्स विद द रीयूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन। अ सिलेक्टेड एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन इज कस्टम इंप्लीमेंटेड टू मीट द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स। कि आप कोई ना कोई डिजाइन तो ऐसा कोई टेम्पलेट बना के रख लें जिसको आप फॉलो करें। मिसाल के तौर पे अगर आपको किसी को वेब डेवलपमेंट का अगर एक्सपीरियंस हुआ हो तो ड्रीम वीवर एक ऑप्शन है, किसी ने यूज की? ड्रीम वीवर का आइडिया है किसी को? ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? कोई वेब डेवलपर नहीं आप में से? उमर, आपकी क्लास में कोई डेवलपर नहीं है? सर सारे डेवलपर है, सारे इस टाइम सारे सोए हुए हैं, सारे अपनी नींद डेवलप कर रहे हैं। अच्छा जी, ड्रीम वीवर जैसे एक ऑप्शन है कि ड्रीम वीवर आपको एक टेम्पलेट, एक डिजाइन बनाने में ऑप्शन देता है कि मिसाल के तौर पे आपने एक वेबसाइट बनानी है, उसके काफी सारे पेजेस हैं, तो आपको पता है कि वेबसाइट के अंदर कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं जो तमाम पेजेस के अंदर कॉमन होते हैं। मिसाल के तौर पे जो टॉप पोर्शन है जिसपे लोगो लगा हो या उसके मेन्यूज हों या लेफ्ट पे जो लिंक्स हैं वो आ रहे हों, या बॉटम पे जो फुटर होता है जिसपे कोई प्राइवेसी पॉलिसी, कोई कॉन्टैक्ट नंबर्स, कोई इस तरीके से जो कोई कैरियर्स वगैरह इस तरह के लिंक्स होते हैं, ये तमाम पेजेस पे आते हैं, ठीक है। लेकिन जो सेंटर वाला एरिया है ना वेबसाइट का पेज का, सिर्फ वही चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप कि जनाब अगर आपने ड्रीम वीवर के थ्रू एक टेम्पलेट बना के रख लें, तो अगर उस टेम्पलेट से पेजेस जनरेट करते जाएं और मिसाल के तौर पे आपको कहीं पे लिंक जो है उसको आपको चेंज करना पड़ जाए, मिसाल के तौर पे लेफ्ट पे आपने लिंक दिए हैं पेज के और उनके अंदर मिसाल के तौर पे एक नया लिंक आपने ऐड करना है, तो फिर आपको वो तमाम पेजेस के अंदर वो लिंक ऐड नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जस्ट आप ड्रीम वीवर की उस एक टेम्पलेट वाली फाइल के अंदर वो चीज ऐड करेंगे और तमाम पेजेस के अंदर वो चीज इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। तो आपने क्या किया कि ओवरऑल जो सिस्टम का डिजाइन था उसके अंदर कहीं एक जगह पे एक चीज जो है बना के रख ली और उसको आप रीयूज कर रहे हैं, ठीक है। ये चीजें जो हैं ये आप अगर डेवलपर हैं तो आप मुझसे ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि मैं डेवलपर नहीं हूँ, मैं तो जस्ट टीचर हूँ, मुझे कॉन्सेप्ट आते हैं जैसे इन चीजों के। लेकिन मैं आपसे इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि कोई डेवलपर है कि नहीं है, ताकि मेरी बात को आगे कोई बंदा बढ़ा सके और आप लोगों को और भी आपके इल्म में इजाफा कर सके। इसके अलावा जी प्रोग्राम रीयूज कि ओवरऑल पूरी की पूरी फाइल जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको आप रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक जब आप प्रोग्राम लिख लें किसी भी कोडिंग किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो आप उसकी एग्जीक्यूटेबल या एग्जी फाइल बना लेते हैं। और एग्जी फाइल ये नहीं कि एक दफ़ा अगर आपने बना ली तो वो एक दफ़ा इंस्टॉल होगी या एक दफ़ा ही चलेगी, जितने भी लोगों के पास उसकी कॉपी है उतने ही लोग उसको इंस्टॉल कर पाएंगे, उसको रीयूज कर पाएंगे, ठीक है। तब तक जब तक कि वो एग्जी फाइल जो है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ मैच नहीं करती। मिसाल के तौर पे अगर आपने विंडो एनवायरनमेंट के अंदर कोई एग्जी फाइल बनाई है तो ऑब्वियसली वो विंडो एनवायरनमेंट के अंदर ही चलेगी, वो किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फिर हो सकता ना चले या एग्जीक्यूट ना हो।
प्रॉपर्टीज कब होना है? रीयूज के जो रीयूज एप्लीकेशन जो हम करते हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, एक जो रीयूज होने वाली चीज है उसकी क्या खसूसियात हैं। सबसे पहली खसूसियत या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी जी एनवायरनमेंट इंडिपेंडेंस, के जो ऐसी जो एप्लीकेशंस हैं या ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे कोड्स जो कि रीयूज होते हैं वो एनवायरनमेंट इंडिपेंडेंट होते हैं आमतौर पे। यहाँ पे एनवायरनमेंट का आइडिया है किसी को, यहाँ पे एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर का एनवायरनमेंट क्या होता है। सर एनवायरनमेंट सर वो किस चीज पे बन रहा है सॉफ्टवेयर, किस लैंग्वेज चीज में मसलन तो प्रेशर कुकर में बन रहा है कि फ्राइंग पैन में बन रहा है, इसके क्या मतलब क्या? सर किसी लैंग्वेज पे, किस लैंग्वेज पे बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं कौन सी लैंग्वेज उसमें? मसलन C++, जावा, ये बराबर है तुम्हारी? यस सर। अच्छा जी बिल्कुल, आपकी जो डेफिनेशन है वो पार्शली ठीक है। पार्शली का मतलब कि ये एक कंपोनेंट है उस एनवायरनमेंट का, कि मिसाल के तौर पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है जिसके अंदर बना हुआ है वो, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम भी है कि वो जो लैंग्वेज है या वो जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, किस एनवायरनमेंट के अंदर चल रहा है। एनवायरनमेंट आमतौर पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम की सेंस में लेते हैं उमर, कि मिसाल के तौर पे विंडोज एनवायरनमेंट के अंदर बना है, यूनिक्स लिनक्स के एनवायरनमेंट के अंदर एप्लीकेशन बनी है, डेवलप हुई है, ठीक है। तो जो आपकी डेफिनेशन है वो भी ठीक है कि तमाम चीजें मिलकर एनवायरनमेंट बनाती हैं, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वो 32 बिट है, 64 बिट है, वो अंदर की कहानी अलहदा चीज है। मिसाल के तौर पे आपका जो अपने को वेबसाइट बनाई वो क्रोम के साथ कंपैटिबल है या फायरफॉक्स के साथ कंपैटिबल है। आमतौर पर जो वेबसाइट्स बनती हैं, जो कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है वो तमाम ब्राउजर के साथ कंपैटिबल होता है, लेकिन समटाइम जो डेवलपर हैं या डेवलपमेंट जो आईटी टीम है या आईटी कंपनी, वो उन्होंने साथ मेंशन किया होता है कि अगर आप हमारा सॉफ्टवेयर फलाम ब्राउजर के थ्रू अगर देखेंगे या ऑपरेट करेंगे तो फिर ये बेहतर परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो अगर ऐसी चीज है तो फिर ये सारी चीजें मिलकर एनवायरनमेंट बनाती हैं कि किस एनवायरनमेंट के अंदर उस सॉफ्टवेयर ने चलना है, ठीक है। तो जो रीयूजेबल कंपोनेंट है या सॉफ्टवेयर है वो एनवायरनमेंट इंडिपेंडेंट होता है, कि उस पे एनवायरनमेंट का असर नहीं होता। तो मिसाल के तौर पे एक एप्लीकेशन बना के आपने उसकी एक्जी फाइल बना ली, अब आप उसको विंडो एक्सपी के अंदर चलाएं या विंडो 7 के अंदर चलाएं, 32 बिट है, 4 बिट है, यूनिक्स या लिनक्स है, कोई भी चीज है, तो अगर वो तमाम चीजों को सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो एनवायरनमेंट इंडिपेंडेंट है। दूसरी चीज है जी हाई कोहेजन, ये रीयूजेबल कंपोनेंट की एक और क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स। कोहेजन ये चीज वैसे आपने पढ़ी हुई है पहले, किसी को याद है ये क्या होती है? सर क्या कहा, कौन सी चीज? जी उमर, कौन सी चीज कह रहे हैं आप? कोहेजन, कोहेजन और कपलिंग। कोहेजन और कपलिंग आपने सॉफ्टवेयर डिजाइन आर्किटेक्चर के अंदर पढ़ी होगी या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ी होगी। माज वैसे बता सकता है लेकिन इसका ध्यान किसी और तरफ है, क्योंकि ये एसडीए इस वक्त पढ़ रहा है मुझसे। आपको पता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, ठीक है जी। एक जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, कि मिसाल के तौर पे एक कंपोनेंट जो है वो दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, एक कंपोनेंट जो है वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता। एक कंपोनेंट के अंदर डिफरेंट क्लासेस फंक्शन होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो अगर कोई भी एक कंपोनेंट है, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट एडमिशन का कंपोनेंट, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसका एक कंपोनेंट एडमिशन सिस्टम, तो एडमिशन सिस्टम के अंदर बहुत सारी क्लासेस फंक्शंस होंगे, तो उन क्लासेस फंक्शन की आपस में जो डिपेंडेंसी है वो ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि उनका आपस में रेलेवेंस जो है वो होनी चाहिए, कि एक कंपोनेंट के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं, जितने फंक्शन हैं, उनका आपस में कोई कोई रिलेशन होना चाहिए, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, तो फिर ये चीज जो आपस में उनका रिलेशन है वो कोहेजन कहलाता है। तो ये जो कोहेजन है या उनकी जो आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है ये हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो रीयूजेबल कंपोनेंट्स के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनकी जो इंटरनल डिटेल है, इंटरनल वर्किंग है, उसकी कोहेजन जो है वो हाई होती है। फिर इसके बाद है जी कपलिंग। कपलिंग भी आपने पढ़ा है,
कोहेजन हाई होनी चाहिए और कपलिंग लो होनी चाहिए। कपलिंग क्या है जी, कि डिफरेंट जो कंपोनेंट्स आपस में मिलके एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो उसमें एडमिशन का कंपोनेंट, रजिस्ट्रेशन का, एग्जाम का, फीस का, इस तरीके से बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे। तो वो जो कंपोनेंट्स हैं अगर तो आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंसी कम है उसकी, तो फिर आपका सॉफ्टवेयर अच्छा है। कि जितने कंपोनेंट्स की डिपेंडेंसी आपस में एक दूसरे पे कम होती है, उतनी हम कहते हैं कि कपलिंग लो है। और जिस सॉफ्टवेयर की कपलिंग लो हो, वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी का सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है जी। तो रीयूजेबल कंपोनेंट जो हैं उनमें कपलिंग जो है वो लो होती है। चौथी चीज या ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स थी रीयूजेबिलिटी की, वो है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मींस बीइंग इजीली चेंज टू रन इन अ न्यू एनवायरनमेंट। कोई भी एप्लीकेशन जो है वो किसी भी नए एनवायरनमेंट के अंदर कितने आसानी से चल सकती है या एग्जीक्यूट या परफॉर्म कर सकती है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अडॉप्टेबिलिटी कहलाती है। तो रीयूजेबल कंपोनेंट जो है वो अडॉप्टेबिलिटी उनकी जो है वो बहुत हाई होती है, वो इजीली दूसरे एनवायरनमेंट्स के अंदर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। नेक्स्ट है जी अंडरस्टैंडेबिलिटी। इफ अ प्रोग्राम कंपोनेंट इज इजीली कंप्रीहेंडेड, programmers can quickly make decisions about its reuse potential। कि अगर ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको रीयूज करना बड़ा आसान है, कि उसको किसी भी दूसरे एनवायरनमेंट के अंदर बड़े इजीली उसको रीयूज किया जा सके, तो ये चीज अंडरस्टैंडेबली कहलाती है। कि कोई प्रोग्रामर, कोई भी डेवलपर जो है वो कितना इजीली किसी भी एप्लीकेशन को किसी दूसरे एनवायरनमेंट के अंदर चेंज कर सकता है या उसको इंप्लीमेंट कर सकता है, ये चीज जो है ये अंडरस्टैंडेबिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट है ये रिलायबिलिटी। It is the ability of a software system to consistently perform its intended function without degradation or failure। कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है वो किसी भी वक्त किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर कितना रिलायबली चलती है। हमेशा मिसाल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर जो है वो किसी एनवायरनमेंट के अंदर जो फंक्शन परफॉर्म करता है, हमेशा वो वैसा ही फंक्शन परफॉर्म करे, वैसी ही उसकी परफॉर्मेंस आए, तो ये चीज उसकी रिलायबिलिटी कहलाती है कि एक सॉफ्टवेयर जो है वो रिलायबल है। कि किसी भी तरह का एनवायरनमेंट हो, किसी तरह का भी फॉर एग्जांपल सिचुएशन हो, वो सॉफ्टवेयर बैड परफॉर्म नहीं करता। मिसाल के तौर पे कोई वेबसाइट है, तो वेबसाइट अगर चलाने में मिसाल के तौर पे 5 यूजर चला रहे हैं उसको, तो तब भी बेहतर चले। 500 चला रहे हों तो तब भी बेहतर चले। 5000 यूजर भी आ जाए तो फिर भी वो सॉफ्टवेयर सही चले, तो इसका मतलब ये सॉफ्टवेयर रिलायबल सॉफ्टवेयर है। फिर है जी पोर्टेबिलिटी। इट इज द यूजेबिलिटी ऑफ द सेम सॉफ्टवेयर इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, देयरफॉर कंपोनेंट्स दैट आर पोर्टेबल आर एक्सीलेंट एंड कैंडिडेट्स फॉर रीयूज। कि ऐसे कंपोनेंट्स या ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर आसानी से तब्दील किया जा सके या इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सके और वहां पे चलाया जा सके। कि बहुत सारी फाइल्स ऐसी होती है कि जब समटाइम आप उसको जैसे माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स हैं, कि माइक्रोसॉफ्ट की मिसाल के तौर पे जो ऑफिस है, ऑफिस की बहुत सारी फाइल्स जो हैं वो या माइक्रोसॉफ्ट की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो आपस में बड़े इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने डेटाबेस बनाई, फॉर एग्जांपल एक्सेल के अंदर बनाई है, तो एक्सेल की फाइल एक्सेस के अंदर चली जाएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाएगी। एक्सेस की फाइल एसक्यूएल सर्वर के अंदर हो जाएगी। तो ये पोर्टेबिलिटी है कि कोई भी फाइल जो है उसका किसी भी दूसरे एनवायरनमेंट के अंदर ले जाना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, रन करना कितना आसान है, ये पोर्टेबिलिटी कहलाती है। अब इस रीयूजेबिलिटी का जी फायदे क्या हैं? क्या इसका फायदा क्या कि क्यों रीयूजेबिलिटी क्यों की जाती है, कि एक सॉफ्टवेयर को या उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को रीयूज क्यों किया जाता है? सबसे पहली चीज इंक्रीज रिलायबिलिटी। Reusable components tend to reveal more failures because of the extra efforts put in their design and their extensive usage। कि जो रीयूजेबल कंपोनेंट्स हैं इनको खास तौर पे थोड़ा सा फोकस करके या तवज्जो के साथ बनाया जाता है ताकि ये डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर चल सके, इनकी पोर्टेबिलिटी आसान हो, ये रिलायबल हो। तो जब किसी भी कंपोनेंट पे ज्यादा तवज्जो दी जाए उसकी डेवलपमेंट पे, तो ऑब्वियसली उसकी जो रिलायबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है, कि सॉफ्टवेयर जो है वो अच्छा बनता है। क्योंकि बनाते वक्त ये ज़हन में रखा जाता है कि ये सॉफ्टवेयर का जो कंपोनेंट है ये इसको हमने रीयूज करना है, कल को किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर यूज किया जा सकता है। तो लिहाजा इसकी जो डिज़ाइन है या इसकी जो कोडिंग है या इम्प्लीमेंटेशन है, उन तमाम को ज़रा क्रिटिकली देखा जाता है ताकि वो किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर फेल ना हो। रिड्यूस प्रोसेस रिस्क। Reusing components can reduce risk inherent in software projects because a working presumed fault-free component is being reused, thereby reducing much uncertainty। के जो सॉफ्टवेयर है वो क्योंकि बड़े ही केयरफुली बनाया जाता है। आमतौर पे अगर आपको पता हो कि जब भी कोई एप्लीकेशन बनती है, सॉफ्टवेयर बनता है, तो सबसे पहले उसका रिस्क एनालिसिस होता है
रिस्क एनालिसिस वो प्रोसेस है जिसमें जब सॉफ्टवेयर बनना शुरू हो जाएगा तो उसके दौरान क्या कोई इश्यू तो नहीं आएंगे, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी, ये पहले से ही थोड़ा सा ज़हन में रखा जाता है। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनका पहले से ही हल भी सोच के रखा जाता है कि खुदा ना खास्ता जब सॉफ्टवेयर बनना स्टार्ट हो जाएगा तो उस दौरान अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उसको हम उसको कैसे टैकल करेंगे। यह है रिस्क एनालिसिस। ठीक है, या रिस्क मिटिगेशन कि आप पहले से ही थोड़ा सा अंदाजा लगा लेते हैं, अभी सॉफ्टवेयर बनना शुरू नहीं हुआ, अभी आप प्लान ही कर रहे हैं, तो आप उसी वक्त ही थोड़ा सा सोच के रख लेते हैं कि जनाब आने वाले वक्त में हमें को क्या मसला दरपेश तो नहीं होगा डेवलपमेंट के हवाले से, अगर कोई होगा तो फिर उसका हल क्या होगा। तो बजाय इसके कि जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो अचानक कोई प्रॉब्लम आए और आपको समझ ना आए कि इस मसले को मैं अब कैसे हल करूं, तो फिर वो काम खराब हो जाएगा, फिर आपका टाइम और कॉस्ट लगेगी। तो बेहतर है अगर आप थोड़ा सा पहले से ही थोड़ा सा पेपर वर्क कर लें, तो होमवर्क कर लें कि जनाब आने वाले वक्त में क्या प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो जब आप रीयूज कंपोनेंट बनाते हैं तो ऑब्वियसली ये जो एस्पेक्ट है रिस्क एनालिसिस का, इसको आप जरा क्रिटिकली हैंडल करते हैं, या इसको थोड़ा सा गौर से देखते हैं कि क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर चलेगा, इसको बार बार यूज होना है, मुख्तलिफ तरह के यूजर मुख्तलिफ तरह के एनवायरनमेंट के अंदर ये चलना है, तो लिहाजा इसकी जो रिस्क एनालिसिस है वो जरा आप बेहतर तरीके से करते हैं। फिर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जो आमतौर पे जो रीयूजेबल कंपोनेंट हैं इनकी जो प्रोडक्टिविटी है या इनकी आउटपुट है, जो परफॉर्मेंस है, वो आम एप्लीकेशंस की निस्बत या आम कंपोनेंट की निस्बत ज़्यादा बेहतर होती है। क्योंकि अगर आपको याद हो, जब अभी अब माज ने जो जिक्र किया था कि जब आप सी के अंदर डिफरेंट लाइब्रेरीज इंक्लूड करते हैं तो आपके लिखे हुए प्रोग्राम के अंदर तो एरर आते हैं, लेकिन वो जो लाइब्रेरीज का जो कोड है उनके अंदर कोई एरर नहीं आता, वो बिल्कुल सही काम करती हैं, हमेशा ही एक्यूरेटली काम कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि जनाब आपके कोड के में तो कोई एरर ना हो लेकिन लाइब्रेरी का जो फंक्शंस हैं उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, उनके अंदर कोई सिंटैक्स का एरर आना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब आप चीज़ों को रीयूज करना होता है आपने, तो आप बड़ा ही उसको ध्यान से या केयरफुली उसको डिज़ाइन करते हैं। कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स, ऑब्वियसली जब आप ऐसी चीज बना रहे हैं जो कि डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर चलनी है तो आप अपनी मर्जी से वो डेवलप नहीं करते, बल्कि कोई गाइडलाइंस, कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई प्रिंसिपल्स, कोई मेथड, कोई मॉडल फॉलो करते हुए बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर चलेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई कंपनी जो है ये जो बिजली के स्विचेस हैं, ये स्विच बनाती हो, ये जिसके अंदर शू हम लगाते हैं, ठीक है, दीवार पे जो स्विच लगा होता है उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल 2 सुराख वाला है, तो आपको पता है कि जो दो सुराख हैं उस स्विच के, उनका जो आपस का फासला है वो जनाब बड़ा ही एक्यूरेट होता है तमाम स्विचेस के अंदर। आप ये स्विच इंडिया से खरीद लें, पाकिस्तान से खरीद लें या अमेरिका में जाके खरीद लें, तो उनका जो आपस का डिफरेंस है, ये डिस्टेंस 2 सुराख का, वो एक जैसा होगा, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो क्योंकि पूरी दुनिया में अंदर यूज़ होनी है। ऐसी मिसाल के तौर पे चाइना की बनाई हुई चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे अगर यूज़ होनी है तो ये ना हो कि चाइना के अंदर जो स्विचेस हैं उनमें सुराखों का फासला 2 सेंटीमीटर हो और यहाँ पे 2 इंच हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज चीज़ें हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड पे बनी हैं, तो इसलिए उनकी कंपेटिबिलिटी का, एनवायरनमेंट का फ़र्क का मसला नहीं आता कि एक स्विच यहाँ से मिसाल के तौर पे आप खरीद के आप अमेरिका जा रहे हैं तो वहां जाके अपना अपने इंस्टॉल कर लें, उसको स्विच लगाएंगे तो चलेगा, बिल्कुल काम करेगा। क्योंकि ये जो चीजें हैं, ऐसी चीजें जब बनती हैं तो स्टैंडर्डाइज या स्टैंडर्ड के तहत बनती हैं। एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टाइम कैन बी रिड्यूस बाय रीयूजिंग एसेट्स, क्योंकि जब आप रीयूज करते हैं चीज़ों को तो आपका जो डेवलपमेंट टाइम है वो बहुत बच जाता है, आपकी डेवलपमेंट फास्ट हो जाती है। क्योंकि बजाय इसके कि आप एक चीज़ का डिज़ाइन बनाएं, सॉरी रिक्वायरमेंट लें, फिर डिज़ाइन बनाएं, फिर कोडिंग करें, फिर टेस्टिंग करें, फिर उसके मसले निकालें और फिर जाकर वो चीज़ रेडी हो, तो बजाय इसके इन तमाम मसाइल से गुजरने के बजाय आपको बनी बनाई अगर चीज़ मिल जाए, जिससे आप अपने सिस्टम के अंदर उसको एम्बेड करें, उसको यूज़ करना शुरू कर दें, तो फिर ना आपने रिक्वायरमेंट ली, ना उसका डिज़ाइन बनाया, ना कोडिंग की, ना टेस्टिंग की, जैसे आपने उसको एम्बेड किया और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो इससे आपकी जो डेवलपमेंट टाइम है वो बहुत ज़्यादा फास्ट परफॉर्मेंस हो जाती है डेवलपमेंट की। जनाब आपकी मिसाल के तौर पे जो काम आपने महीने में करना था हो सकता है वो आप 1 दिन के अंदर कर लें। इम्प्रूव्ड मेंटेनेबिलिटी, जो रीयूजेबल कंपोनेंट्स हैं, ऐसे सिस्टम जो रीयूजेबल कंपोनेंट्स पे बनते हैं उनको मेंटेन करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि तमाम चीज़ें पहले से ही टेस्टेड होती हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो एक्यूरेट होती है, उनकी सिक्योरिटी एक्यूरेट होती है, तो ऐसी चीज़ों को मेंटेन करना बड़ा आसान है कि इनकी मेंटेनेंस पे आपको कोई खर्चा करना ही नहीं पड़ता। जब आप ऐसी चीज़ बनाएंगे जो आपने खुद बनाई है, डेवलप की है, तो जब आप उसको डिप्लॉय कर देते हैं तो उस दौरान बाद में कोई एरर्स आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स निकल सकती हैं, तो ऑब्वियसली ऐसी चीज़ों की मेंटेनेंस जो है मुश्किल है।
लेकिन अगर आपने देखा हो तो जैसे गूगल एपीआई आप यूज कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं उसको, तो गूगल एपीआई जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं करती, उसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं आता, तो उसकी परफॉर्मेंस या आउटपुट पे कोई मसला नहीं आता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पे आपने लाहौर में फीस सेंटर का मैप जो है वो ढूंढ के आप उसको जाना शुरू कर दिया, आप डायरेक्शन दे दी, तो वो आपको मिसाल के तौर पे फीस सेंटर की बजाय आपको लारियटा ले जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तमाम चीजें जो हैं वो केयरफुली डिजाइंड हैं, टेस्टेड हैं और लार्जली जो है ग्लोबली यूज हो रही हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी चीजों को मेंटेन करना जो है वो बड़ा आसान है, क्योंकि उनमें जो एरर के चांसेस हैं वो कम से कम है। लेस मेंटेनेंस एफर्ट एंड टाइम, ऐसी चीजों को मेंटेन करना, उनको मैनेज करना, उनकी मेंटेनेंस, उनके अंदर प्रॉब्लम्स जो हैं उनको फिक्स करना जो है वो मसला नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स के चांसेस हैं वो होते ही नहीं हैं या बहुत कम होते हैं, क्योंकि जब वो डिजाइन होती हैं या डेवलप होती हैं, तो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर देखा कि वो बड़े ही केयरफुली उनको डिजाइन किया जाता है या कोड या टेस्ट किया जाता है। लास्ट हमारा इसका जी टॉपिक है जी रीयूजेबल मॉडल्स के कौन से मॉडल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। 3 मॉडल्स या 3 अप्रोचेस हैं जी, प्रोएक्टिव अप्रोच या रिएक्टिव अप्रोच और एक्सट्रैक्टिव अप्रोच। ये 3 अप्रोचेस हैं जिनके तहत किसी भी कंपोनेंट को बनाया जाता है, रीयूजेबल कंपोनेंट को। प्रोएक्टिव अप्रोच क्या है जी? इन प्रोएक्टिव अप्रोच, प्रोएक्टिव के जैसे नाम से जाहिर है कि पहले से ही एडवांस में कुछ चीज प्लान करके रखना, पहले से सोच के रखना। फॉर एग्जांपल प्रोएक्टिव आदमी ऐसा होता है कि जो जनाब खुद से काम करता है, उसको कहना नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको पेरेंट्स कहते रहते हैं यार पढ़ लो यार पढ़ लो यार पढ़ लो, उनके पीछे पीछे फिरना पड़ता है। ठीक है, या छोटे बच्चे जैसे होते हैं कि वो कुछ नहीं खाते और माएँ जो उनके पीछे पीछे फिर रही होती हैं कुछ खा लो कुछ खा लो, बच्चे खुद से ध्यान नहीं करते। लेकिन प्रोएक्टिव ऐसा बंदा है जो कि खुद से काम करता है, उसको कहना नहीं पड़ता, खुद से एक्टिव है। प्रोएक्टिव का मतलब खुद से ही एक्टिव है कि उसको खुद से इदराक होता है कि मैंने ये काम करना है, वो पहले से ही सोच के रखता है कि मैंने ये काम करना है। ठीक है, तो प्रोएक्टिव अप्रोच ऐसी है जिसमें आप पहले से ही कंसीव कर लेते हैं कि जनाब आपने जो कंपोनेंट बनाना है वो किस तरह का होगा, वो उसके क्या फीचर्स होंगे। ये जो प्रोएक्टिव अप्रोच है इसको आमतौर पर प्रोडक्ट लाइन कहा जाता है। ठीक है जी, प्रोडक्ट लाइन एक पूरी डोमेन है या इसको डोमेन इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, एक पूरी फील्ड है जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि एडवांस में सोच के रखते हैं कि आने वाले वक्त के दौरान हमारी जो आने वाले सॉफ्टवेयर या डिवाइसेस होंगी उनके अंदर कौन सी चीजें ऐसी होंगी जिनको हम यूज करेंगे। इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे आप सेल फोन की एग्जांपल ले लें कि सेल फोन जो है इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे कॉल करने का, एसएमएस का, इसी तरीके से और भी कैमरा है या बहुत सारे और फीचर्स होते हैं, आपको भी पता है बड़े अच्छे तरीके से कि जो आजकल फोन है उनके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो बात का अगर आपने गौर किया हो कि मिसाल के तौर पे एक अगर 2 साल पहले एक मॉडल आया और एक अब मॉडल आया है, तो उसमें कुछ फीचर चेंज होंगे, कुछ फीचर सेम होंगे, ऐसे होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे जो जैसे फोन बुक है, तो फोन बुक आमतौर पे बहुत कम चेंज होती है, उसका जो फॉर्मेट है या उसका स्ट्रक्चर है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2 साल पहले अगर कोई मॉडल खरीदा है तो जिस तरह की फोन बुक उसमें थी उसी तरीके से अब होगी। अब ये जो फोन बुक है ये उस ओवरऑल सिस्टम का एक फीचर है। इसी तरीके से कैमरा कैसे काम करता है, कैमरा जो है उसकी वर्किंग का, उसके पीछे छोटी सी एप्लीकेशन है जो उसको मॉनिटर करती है, मैनेज करती है, वो एक अलग फीचर है। ठीक है, तो कुछ फीचर जो है वो कॉमन होंगे, कुछ चेंज होंगे। तो समटाइम जो कंपनीज हैं जैसे मिसाल के तौर पर सैमसंग है, वो ऑलरेडी थोड़ा सा एनालाइज करके रखती है चीजों को कि आने वाले जो हमारे मॉडल्स हैं उनके अंदर कौन सी चीजें हमने सेम रखनी है यानी कि रीयूज करनी है और कौन सी ऐसी होंगी जो कि हमने नई डेवलप करनी है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट लाइन है ये रीयूजेबिलिटी की एक एग्जांपल है, प्रोएक्टिव अप्रोच है कि जिसमें आप पहले से ही कंपनी थोड़ा सा सोच के रखती है कि आने वाले दिनों में हमने क्या चीजें रीयूज करनी है। This approach might be adopted by organizations that can accurately estimate the long-term requirements. ये काम, ये प्रोडक्ट लाइन का जो काम है या प्रोएक्टिव अप्रोच वो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं जिनकी फ्यूचर के बारे में जो प्रेडिक्शन है या उनकी जो एस्टिमेशन है वो बड़ी ही एक्यूरेट होती है। ठीक है, वरना ये ना हो कि जो कंपनी है वो प्लान करके लाता है कि नाम अगले मॉडल के अंदर हमें ये सॉफ्टवेयर जो है इसको रीयूज करना है, जबकि आने वाले उस जब तक नया मॉडल आना है तब तक मार्केट रिक्वायरमेंट बदल चुकी हो, तो फिर उनकी सारी प्लानिंग जो है गलत हो जाएगी। रिएक्टिव अप्रोच दूसरी इसकी टाइप है जी सॉफ्टवेयर को रीयूज करने की,
in this approach, while developing products, reusable assets are developed if a reuse opportunity arises. इसमें रिएक्टिव अप्रोच के जैसे रिएक्शन से लफ्ज ये निकला है कि रिएक्शन, जैसे मिसाल के तौर पे कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप रिएक्ट करते हैं। आप पहले से कुछ सोच के नहीं रखते कि जनाब मुझे अगर ये मसला दरपेश आए तो मैं ये रिएक्ट करूंगा। रिएक्शन जो है वो सडन होता है, आपको पता है कि अचानक आप डिसीजन करते हैं, अचानक कोई प्रॉब्लम आए तो फौरी तौर पे आप डिसीजन करते हैं कि इसका मसले का हल क्या करना। ये रिएक्टिव अप्रोच है। तो इसमें पहले से सोच के नहीं रखा जाता, बल्कि जब कभी जरूरत पड़े किसी कंपोनेंट की तो तब उसको रीयूजेबल बनाया जाता है या रीयूज किया जाता है, अदरवाइज नहीं। ये थी रिएक्टिव अप्रोच। और इसके अलावा था एक्सट्रैक्टिव अप्रोच। एक्सट्रैक्टिव अप्रोच जो है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है जो प्रीवियस अभी हमने पढ़ी। द एक्सट्रैक्टिव अप्रोचेस फॉल इन बिटवीन द प्रोएक्टिव अप्रोच एंड द रिएक्टिव वंस। To make a domain engineer's initial baseline, an extractive approach reuse some operational software products. आपको पता है कि जो डेवलपमेंट टीम है वो तो आमतौर पर डेवलपर्स में मुश्तमिल होती है, जो कोडिंग करने वाले या इस तरह के टेक्निकल पर्सन। लेकिन मसला ये है कि अगर डेवलपर्स को हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए दे दिया जाए और उन डेवलपर्स को पता ही ना हो कि हॉस्पिटल जो है वो कैसे काम करते हैं, तो ऑब्वियसली वो सॉफ्टवेयर नहीं बना पाएंगे। पहले उनको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी कि हॉस्पिटल्स के अंदर कैसे काम होता है। एक पेशेंट आता है, वो इमरजेंसी में आएगा, इंडोर में आएगा, आउटडोर में जाएगा, वार्ड में जाएगा, कमरे में जाएगा, उसका ऑपरेशन होगा। वो सारी कहानी जितनी भी है, एक पूरी दुनिया है आपको पता हॉस्पिटल के अंदर। तो अगर टेस्ट होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, तो ये सारी कहानी अगर उसको नहीं पता डेवलपर को, तो वो जनाब कैसे सॉफ्टवेयर बना पाएगा। तो आमतौर पे होता यह है कि डेवलपर्स को इन चीज का आइडिया नहीं होता, लेकिन उस टीम के साथ एक बंदा होता है जिसको डोमेन एक्सपर्ट कहते हैं या डोमेन इंजीनियर कहते हैं। वो जो डोमेन इंजीनियर है वो आमतौर पे उस बिजनेस के बारे में जानता होता है जिसके बारे में सॉफ्टवेयर बनना है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो तमाम टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो है वो डेवलपर्स को गाइड करे या डिजाइन टीम को गाइड करे। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनना हो, ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम बनना हो, तो ये डोमेन इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पहले उस बिजनेस को समझेगा, ठीक है, और फिर डेवलपर्स को बताएगा। तो बात होता है कि जो डोमेन इंजीनियर है उसको किसी चीज का ना पता हो तो वो अपनी बेस लाइन के लिए या अपनी इंफॉर्मेशन के लिए या काम को स्टार्ट करने के लिए किसी भी सिस्टम को दोबारा यूज करे या बने हुए सिस्टम को रीयूज करना शुरू कर दे, तो ये एक्सट्रैक्टिव अप्रोच कहलाती है। ठीक है जी, ये था ये आज का लेक्चर जिसमें हमने कुछ सॉफ्टवेयर रीयूज करने के बारे में डिस्कशन जो है वो की कि सॉफ्टवेयर जो है वो रीयूज होता है। ना सिर्फ सॉफ्टवेयर बल्कि उसके इंटरनल डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो भी रीयूज होते हैं। वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो हमने देखे। फिर इसके बारे में बेनिफिट्स क्या थे रीयूजेबिलिटी के, वो हमने डिस्कस किए। और इसके अलावा फिर हमने देखा कि डिफरेंट मॉडल्स कौन से हैं या अप्रोचेस कौन सी हैं जिनके तहत रीयूजेबिलिटी होती है। ठीक है जी, उसमें हमने देखा प्रोएक्टिव है, रिएक्टिव है और एक्सट्रैक्टिव है। ये तीन अप्रोचेस थी जिनके थ्रू रीयूजेबिलिटी होती है।